Back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum and welcome dear student and viewers of Curious Edu. I am Kamal Abbas and today we are going to learn a very important topic for your JST Junior Science teacher, test preparation under the Sun government through IB Sector. Today's topic sets a fundamental part of mathematics include in your course from class 6 to 10 and textbook board. This is frequently tested in IB exams like PST, JST and now maybe in JAST. सो हमारी देखिए JST की सीरीज़ कंटिन्यू है. सो आज का हमारा टॉपिक है सेट्स. सो आज कम्प्लीटली मैं देखिए आपके सेट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ. सो इसमें हम कम्प्लीटली सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग इट्स हिस्ट्री, इंक्लूडिंग ब्रीफ डेफिनेशंस, इंक्लूडिंग इसके अलावा टेस्ट में कौन कौन से सवालात आपके पास, एग्ज़ाम्स में कौन से क्वेश्चंस इसमें अपीयर हो सकते हैं सेट में से, यानी आपके पास सेट का A to Z इंफॉर्मेशन में आपको इसमें देने वाला हूँ. अगर देखें ये लेक्चर आप कम्प्लीटली सुन लेंगे सो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ, देखिए 100% मैं ये कह सकता हूँ कि आपको सेट्स के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में टेस्ट में पूछा गया तो 100% वो सवाल आपको आएगा. सो चलिए मूव करते हैं टॉपिक की तरफ. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेट्स. तो हिस्ट्री से अगर स्टार्ट करें सो लेट्स बिगिन विद द बिट ऑफ बैकग्राउंड. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट हैज़ बीन यूज्ड इनफॉर्मली सिंस एंशिएंट time. For example, when people collected similar objects like stones, fruits or sheep, they were already working with the idea of sets. अब वी नो दैट सेट, आगे देखिए डेफिनेशन भी पढ़ेंगे. अब डेफिनेशन सेट्स का वी नो दैट सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली सेट देखिए एक कलेक्शन होता है. क्या कौन सी चीज़ों का कलेक्शन होता है? एक मजमुआ होता है. कौन सी चीज़ों का मजमुआ होता है? जो वेल डिफाइंड हो और इसके अलावा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का. अब सेट जो है ना, सेट्स के देखिए कॉन्सेप्ट से पहले यानी इसके कॉन्सेप्ट देने से पहले ज़ाहिर सी बात है जितनी भी चीज़ें देखें आपके पास डिस्कवर हुई हैं, जितनी भी चीज़ें इन्वेंट हुई हैं, जिन जिन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आया है वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी. बट बाद में देखिए कोई एक्स वाई रैंडम पर्सन आया है, उसने क्या किया, सिर्फ वो चीज़ें आपको बारीकी के साथ बतलाई है कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये, यानी डिटेल दिया गया है आपको. अब ये जैसे कि देखें ना, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ जो सेट है वो अर्लियर इन द एंशिएंट टाइम्स, देखिए बहुत ही अर्लियर एंशिएंट टाइम्स में वो ऑलरेडी आपके पास इस्तेमाल किया जाता था. जैसे लोग देखिए पुराने ज़माने में कुछ मखसूस कुछ ख़ास पत्थरों को जमा करते थे या फ्रूट्स को वो स्टोर करके रखते थे या सिमिलर शेप्स वगैरह, या देखिए इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो वो एग्जैक्टली यानी कोई आप मान लें इक्विपमेंट्स वगैरह वो कलेक्ट करके रखते थे. यानी वो ऑलरेडी सेट की जो आइडिया है, सेट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम कर रहे थे, बट दे डिडंट नो. बट इन द मॉडर्न मैथमेटिक्स, देखिए बाद में मॉडर्न मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी वाज फॉर्मलाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन नेम्ड जॉर्ज कैंटर. देखिए बाद में देखिए मॉडर्न मैथमेटिशियन आए थे जिसका नाम, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर. ठीक है, एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर इन द लेट 19th सेंचुरी. देखिए 19th सेंचुरी में यानी 1870s में उन्होंने सेट का कॉन्सेप्ट यानी सेट को इंट्रोड्यूस कराया. मतलब हम कह सकते हैं जॉर्ज कैंटर इज़ द फादर ऑफ सेट्स, या इधर हम कह सकते हैं जॉर्ज कैंटर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट. इधर हम ये भी कह सकते हैं जॉर्ज कैंटर इज़ द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट. कब किया था? इन द 19th सेंचुरी यानी अर्ली 19th सेंचुरी में, यानी 1870s में आपके पास जॉर्ज कैंटर पहला रियाजी जान था, जर्मन रियाजी दान था जिन्होंने सेट को फॉर्मलाइज यानी आपको बिल्कुल फ्रेम करके दे दिया है कि दैट इज़ द सेट. अब देखिए जॉर्ज कैंटर, दैट्स व्हाई जॉर्ज कैंटर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सेट. ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इन्फिनिटी इन सेट्स, सबसेट्स, कोऑर्डिनेटली एंड मेनी टर्म्स वी यूज टुडे. जॉर्ज कैंटर वी नो दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मैथ. द इन्फिनिटी ऑफ सेट्स के जो आइडियाज़ है, ही आल्सो इंट्रोड्यूस द इन्फिनिटी ऑफ सेट्स इन द सेट्स. इसके अलावा सबसेट्स का उन्होंने देखिए कॉन्सेप्ट दिया, कोऑर्डिनलिटी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, एंड मेनी मोर टर्म्स दैट वी यूज्ड टू. एट फर्स्ट हिज वर्क वाज कंट्रोवर्शियल.
बट लेटर। अब देखिए जब स्टार्टिंग में वी नो दैट, जब शुरू में कोई भी रियाजीदान हो, कोई भी मैथमेटिशियन हो या कोई भी साइंटिस्ट था, जब किसी ने भी कोई भी कॉन्सेप्ट इनिशियल में दिया था तो इनिशियल में वो कंट्रोवर्शियल रहा, मतलब आप कह सकते हैं कि वो तनकीद का इशारा रहे, उसमें डिफेक्ट निकाले गए, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट आप निकालेंगे सारे कॉन्सेप्ट में आपके पास वो डिफेक्ट नज़र आते थे, यानी ये डिफेक्ट थी। तो स्टार्टिंग में वो कंट्रोवर्शियल लगा, बट बाद में इट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। देखिए ये मॉडर्न मैथमेटिक्स की फाउंडेशन, बुनियाद बन गई। टुडे ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथ्स यूजेस सेट थ्योरी। आज जितने भी मैथ्स के देखिए ब्रांचेस हैं वो ज़्यादातर मैथ्स सेट थ्योरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अलजबरा आपके पास हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एंड इवन डेटा साइंस आल्सो यूज्ड द सेट थ्योरी कॉन्सेप्ट। अब सेट थ्योरी कॉन्सेप्ट का मतलब देखिए, एक तो ये चीज़ है कि सिमिलर चीज़ें, अब वी नो दैट अलजेब्रा, ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री में या डेटा साइंस में वी नो दैट सिमिलर जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स या सिमिलर थिंग्स या सिमिलर एलिमेंट्स मैटर करती हैं। दैट्स व्हाई दे आल्सो अप्लाई द सेट थ्योरी कॉन्सेप्ट. So remember, when you're learning about sets, you're studying a concept that जब देखिए स्टार्टिंग में, सो यू रिमेंबर व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट सेट्स, जब देखिए आप सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, यू आर स्टडिंग अ कॉन्सेप्ट दैट रेवोल्यूशनाइज्ड मैथमेटिक्स, जिसने देखिए मैथमेटिक्स में एक रेवोल्यूशन लाया। आपको मान लें इसने एक ऐसी चीज़ ला दी मैथ्स में जिसे कहते हैं एक महान आविष्कार हो चुका है जिसे। सो बेसिकली मूव करते हैं विद डेफिनेशन। अब सेट कहते हैं किसे। अब देखिए ऊपर हमने हिस्ट्री में बहुत सी बारीक चीज़ें हमने समझी, जिसमें मेन जो चीज़ें थी, तो सबसे पहले वी नो दैट जर्मन का एक मैथमेटिशियन आया जिसका नाम था जॉर्ज कंटर। ठीक है, इन द 19th सेंचुरी उसने सेट को इंट्रोड्यूस करवाया। अब उसने सेट को इंट्रोड्यूस करवाया, और कब 1870s में, ठीक है, और वो जर्मन का एक रियाजीदान था। उसके बाद आप आ जाएँ डेफिनेशन की तरफ। तो देखिए जॉर्ज कंटर ने कहा क्या, बेसिकली जॉर्ज कंटर ने कहा क्या। जॉर्ज कंटर ने कहा अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। देखिए जॉर्ज कंटर ने कहा क्या है कि सेट आखिर कहते हैं किसने। उसने कहा सेट एक देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब देखिए सेट का जब भी लफ्ज़ सेट आएगा, सेट लफ्ज़ की मीनिंग है एक मजमा, ठीक है, आप कह सकते हैं एक मजमा हो गया, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हो चुके हैं। अब उसने कहा क्या कि क्या हर कलेक्शन आपके पास सेट हो सकती है। अच्छा, क्या हर कलेक्शन को, यानी आप मान लें मेरे पास 2-3 4-5 बुक्स किताबें पढ़ी हैं, अच्छा क्या मैं उसे सेट कह सकता हूँ। या आप मान लें कुछ चीज़ें, एक से ज़्यादा कुछ चीज़ें मेरे पास देखिए अगर टेबल पर बिखरी पड़ी हैं, वो एक साथ पड़ी हैं, तो क्या मैं उसे सेट कह सकता हूँ। तो देखिए सेट समझने के लिए और कौन से कलेक्शन को सेट कहा जा सकता है, उसको समझने के लिए अब देखिए 2 लफ्ज़ उसने इंट्रोड्यूस करवाए। तो सबसे पहले उसने कहा कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये डेफिनेशन है। अब उसने कहा सेट देखिए है कलेक्शन, मगर वही कलेक्शन जो पहले तो वेल डिफाइंड हो, दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का हो। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है, वेल डिफाइंड क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब है देखिए वो जो कलेक्शन आपको बताई जा रही है वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन्ड हो, यानी वो प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाए, यानी उसमें आप मान लें कि कोई भी हमें वहाँ पर शक ना हो। देखिए सारी चीज़ें A to Z जो कि बिल्कुल साफ़ हों। अब देखिए जैसे नीचे लिखा है ना, वेल डिफाइंड मीन्स दैट वी नो फॉर श्योर वेदर समथिंग इज़ द सेट और नॉट। अब देखिए उसी की वजह से जब चीज़ें वेल डिफाइंड होंगी, जब चीज़ें सही तरीके से बताई जाएंगी, सही तरीके से समझाई जाएगी, बिल्कुल वाज़ेह तौर बयान की गई होंगी, तभी हम ये चीज़ को समझ पाएंगे क्या उसे सेट कहा जा सकता है या सेट नहीं कहा जा सकता। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात होगी डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट क्या है, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है देखिए आप सिंपल मान लें तो इसके मतलब एक यूनिक, ठीक है, यूनिक इसकी मीनिंग हो सकती है, इसका मतलब डिफरेंट हो सकता है। देखिए इसका मतलब है मुख्तलिफ आपके पास, इसका मतलब है अलग। अब ये कौन सी चीज़ है, अब ये क्या है, इसको किस तरह समझिए। अब सेट समझने के लिए मैं आपको 2-3 सिंपल मिसाल दे रहा हूँ। आप मान लें, मैं आपको सिंपल से एक मिसाल दे रहा हूँ। आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप मान लें आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, द सेट ऑफ टीचर्स या द कलेक्शन ऑफ टीचर्स ऑफ योर स्कूल
क्या इसे हम सेट कह सकते हैं? अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, द सेट ऑफ टीचर्स ऑफ योर स्कूल या इधर द कलेक्शन ऑफ टीचर्स ऑफ योर स्कूल। अच्छा, क्या इसे हम सेट कह सकते हैं? क्या हम देखिए इसे सेट कह सकते हैं? तो आपके जहन में सवाल आएगा कि सर बात ये है, कलेक्शन तो है मगर जो एग्जाम्पल बताया जा रहा है, द कलेक्शन ऑफ टीचर्स ऑफ योर स्कूल, आइदर द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ योर स्कूल्स टीचर, ये जो एग्जाम्पल बताई जा रही है ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ये प्रॉपर तरीके से बताई नहीं जा रही। मतलब कि टीचर्स अगर मान लें एक स्कूल है, ठीक है, XYZ एक स्कूल है, आप मान लें उसमें 10 आप मान लें टीचर्स हैं, ठीक है, क्या है 10 टीचर्स। अब जाहिर सी बात है 10 टीचर्स हैं तो हो सकता है देखिए एक टीचर आपके पास मैथ्स पढ़ा रहा हो, एक टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा हो, एक साइंस पढ़ा रहा हो, एक आपके पास देखिए फिजिक्स पढ़ा रहा हो, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा होगा, कोई उर्दू पढ़ा रहा है, कोई सिंधी पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, मतलब XYZ, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो पढ़ा रहे हैं। अब सेट के लिए लाजमी चीज़ ये है कि देखिए उसका ताल्लुक़, उसके जो एलिमेंट्स का ताल्लुक़ उसी के साथ ही होना चाहिए, तभी तो वो सेट कहलवाएंगे ना। क्योंकि हम किसी भी कलेक्शन को यानी किसी भी रैंडम एक दो चीज़ों को ऐड करके सेट नहीं बना सकते, क्योंकि सेट का डेफिनेशन ही ये कह रहा है यानी ताल्लुक़ एक चीज़ के साथ ही होना चाहिए। अच्छा, इसका प्रॉपर सेट का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? अगर आप मान लें इसका सेट का प्रॉपर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को अगर सेट में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? the collection of mathematics teachers in your school, the collection of mathematics teachers in your school, the collection of English teachers in your school। अब देखिए हमने जो सब्जेक्ट लगाया हुआ है ना स्पेसिफिक, अब ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट लगाकर हमने उसे कलेक्शन बना दिया और कलेक्शन वेल डिफाइंड हो चुका है। अब क्या हो चुका है? वो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो चुका है, मतलब हमने स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट लगा लिया, स्पेसिफिक कोई नाम जब लगा देते हैं तो वो वेल डिफाइंड बन जाता है। सेट वही चीज़ वही कलेक्शन हो सकता है जो वेल डिफाइंड हो। अब ये तो बात समझ में आ गई। अब देखें वेल डिफाइंड जो टर्म सेट में इस्तेमाल की जा रही है। अब लफ्ज़ डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, जिसको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। देखिए जिसका मतलब आप कह सकते हैं यूनिक है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, आपके अलग है। अब ये क्या है? अब मान लें इसी एग्जाम्पल को हम उठा लें। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम उठा लें, द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। अब देखिए इसमें जो अब मान लें आपके स्कूल में 3 टीचर्स हैं, सपोज़ XYZ। अब ये XYZ आपके पास मैथ्स पढ़ा रहे हैं तीनों। अब बात यह है कि एक्स का देखिए जो नाम है वो अलग है, उसकी कास्ट अलग है, और उसकी हो सकता है उसकी भाषा अलग हो, उसका समझाने का तरीका अलग हो। वाई की देखिए यानी इनके डिफरेंट और यूनिक आइडेंटिटीज़ होंगी, दैट इज़ द डिस्टिंक्ट। अब ये लफ्ज़ डिस्टिंक्ट का मतलब है उन चीज़ों की डिफरेंट, उन चीज़ों की मुख्तलिफ, उन चीज़ों की अलग आइडेंटिटीज़ होंगी, उनकी अलग खुसूसियत होंगी, उनका अलग देखिए एक महत्व होगा। मगर कलेक्शन देखिए जो इन दी एंड आप मान लें उनका जो ताल्लुक़ होगा वो एग्जैक्टली उसी चीज़ से होगा, क्योंकि वो सेट के साथ ताल्लुक़ रख रहे हैं। अब ये बात समझ में आ चुकी। अब एग्जांपल्स कुछ देख लें तो सेट आप देखें सिंपल कुछ एग्जांपल्स दो लिखें। ए गिवन है, a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप मान लें, हम मान लें देखिए पहले हमारे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं, वो नो दैट हमारे पास देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इवन नंबर्स है, देखिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, सेट ऑफ कंपोज नंबर्स है, रेशनल नंबर्स है, रेशनल, दे ऑल आर द सेट्स। अब मान लें देखिए सेट ऑफ, अब देखिए 1, 2, 3, 4। अब देखिए कौन सा फॉर्म है, फॉर्म भी आगे हम पढ़ेंगे सेट को फॉर्म बयान करने के कौन से तरीके होते हैं। अब देखिए टेबुलर फॉर्म में गिवन है, 4 एलिमेंट्स गिवन है स्टार्टिंग के। अब हमें पता किस चला क्योंकि ये हमारे पास देखिए कौन सा सेट है। तो अगर देखिए आपने लेक्चर 1 हमारे पास जो पहला ही लेक्चर हमारे पास नंबर्स पर डिपेंडेंट था, अगर वो लेक्चर आपने मिस कर दिया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको A to Z सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए अभी कि किस तरह आपको पता चलेगा कि कौन सा नंबर यानी ये जो नंबर लिखे हुए उनको हम आइडेंटिफाई किस तरह करें। अब देखिए 1 से स्टार्ट है, पॉजिटिव नंबर है, वी नो दैट 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा जो पॉजिटिव है और सीरीज़ में 1, 2, 3। बाकी डिफरेंटली दूसरे हैं उनके अलग आइडेंटिटीज़ होंगी। अब बी गिवन A, E, I, O, U सेट ऑफ वॉवेल्स हम कह सकते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स है। अब देखिए ये तो हो गया सेट के बाद सेट की कुछ ब्रीफ हिस्ट्री हमने पढ़ ली, सेट की डेफिनेशन पढ़ ली और इसके अलावा सेट के कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर ली। अब आगे मूव करें, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। अब देखिए सेट्स को लिखने के 3 मेथड्स होते हैं। तो कौन से 3 मेथड होते हैं? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब देखिए टेबुलर और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। अब इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स आर लिस्टेड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं ना देखिए सेट्स में, मान लें सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, अब देखिए ये सेट्स को अगर लिखने का देखिए कर्ली ब्रैकेट।
अब इसके अंदर सपोज़ 1 ये है, अब इसका नाम क्या होगा? अब देखिए इसे या तो हम एलिमेंट कहेंगे या तो आप इसे मेंबर कर सकते हैं। देखिए अब ये या तो एलिमेंट हो गया या तो मेंबर हो गया। अब बात समझ में आ रही है? अब टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में हम करते क्या हैं? देखिए करली ब्रैकेट्स यानी वी टेबुलर द एलिमेंट्स ऑफ सेट, आइदर वी लिस्टेड द एलिमेंट्स ऑफ सेट विद इन अ करली ब्रैकेट्स। हम करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को रखते हैं। अच्छा, रखने का तरीका क्या है? एंड सेपरेट देम बाय कॉमास। हर एलिमेंट को कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया जाता है। हर एलिमेंट को कॉमा के ज़रिए आप सेपरेट करते जाएंगे। और याद रखिएगा सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। 1, 2, 3 अगर आप सेट सपोज़ मान लें 1, 2 में लिख लूँ और दूसरा सेट में लिख लूँ 2, 1, ये दोनों एक ही जैसे ही सेट है, ऑर्डर डजेंट मैटर करता है। मगर याद रखें सेट में रिपीटेशन नहीं होगी। 1, 1, 2 अगर सेट में रिपीटेशन हो गई तो वो सेट नहीं कहलाई जा सकती है। वी नो दैट। आप याद रखें सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट, तो आप याद रखें सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करें कि कहाँ पर रिपीटेशन हो रही है। यानी जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है वहीं उसका काज है, वहीं उसका रीज़न है कि वो सेट नहीं है। और आप रीज़न के तौर पर दे सकते हैं कि सपोज़ इसमें हम रीज़न दे सकते हैं 1 इज़ रिपीटिंग है। सपोज़ इसमें कोई भी XYZ वो रिपीट हो तो दैट वाज हम लिख सकते हैं वो रिपीटिंग है कोई। अब देखिए सेट, ये तो हो गए सेट को लिखने का तरीका। अब देखिए इसमें पहला हमने लिखा टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में सेट को लिखते किस तरह है? देखिए टेबुलर फॉर्म में सेट को लिखते हैं विद इन करली ब्रैकेट्स और हर मेंबर्स को देखिए सेपरेट किया जाता है विद इन कॉमास। देखिए अब देखिए ये तो हो गया टेबुलर। अब टेबुलर टेबुलर अब देखिए सबसे पहले मैं आपको अगर डिस्क्रिप्टिव समझाता चलूँ तो वो आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। अब डिस्क्रिप्टिव इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? इन दिस मैटर अ सेट इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग वर्ड्स नॉट सिंबल्स और ब्रैकेट्स। अब जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जिसे हम कहते हैं बयानी तरीका, ठीक है, क्या कहते हैं? बयानी तरीका, जिसमें हम किसी भी सेट को किसी भी आम भाषा में, आम भाषा यानी किसी भी आम ज़ुबान में आप मान लें, चाहे आप सिंधी में उसे बयान कर दें, उर्दू में बयान कर दें, इंग्लिश में बयान कर दें, अरबी में बयान कर दें, फ़ारसी में बयान कर दें, आप किसी भी लैंग्वेज में उसे बयान कर दें। इसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी बयानी फॉर्म में जब आपको किसी भी सेट को आपको बयान करना पड़ेगा तो आपको ना तो सिंबल्स चाहिए ना ही तो ब्रैकेट्स चाहिए। मतलब आप किसी भी चीज़ को बयान कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप मान लें, मैं एक एग्जांपल दे लूँ। अब मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लिखूँ, सेट ऑफ, देखिए नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, थोड़ा समझने की कोशिश करें। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखिए क्या है? सेट है। अच्छा सेट है, सेट का कौन सा फॉर्म है? अब देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर। अब ये कौन से सेट्स हैं? मिसाल के तौर पर हम मान लें, अब सिंपल मिसाल दूँ, सेट ऑफ रिवर्स इन द पाकिस्तान, सेट ऑफ द वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये सारे सेट्स हैं। अब देखिए ये सेट्स हैं, मगर देखिए मैं सेट्स को बयान कर रहा हूँ कौन सी ज़बान में बयान कर रहा हूँ। आप मान लें जैसे आप उर्दू में बयान कर सकते हैं, इंग्लिश में बयान कर सकते हैं, सिंधी में बयान कर सकते हैं, अरबी में, फ़ारसी में, आप कोई भी किसी भी लैंग्वेज में किसी भी ज़ुबान में इन्हें बयान कर सकते हैं। अब देखिए इन सेट्स को मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ बयान कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बयान कर रहा हूँ। अब बयान कर रहा हूँ तो देखिए बयान जब कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं बता रहा कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसका नाम ले रहा हूँ मैं। तो अब देखिए गौर करने की कोशिश करें आप। बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेट को, जिस टाइप्स ऑफ सेट्स हैं और सेट को इस तरह आपको समझाया जाए कि इस लेक्चर के बाद आप देखिए चाहे इस टेस्ट जो भी आप टेस्ट दें, टेस्ट के अलावा भी देखिए अगर आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस को पढ़ते हैं 6 to 10 वी नो दैट सेट्स एक ऐसा यूनिट है जो बार बार आ रहा है। तो आई एम 100% देखिए मैं आपको डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि अगर ये लेक्चर आपने कम्प्लीटली सुन लिया तो आपको सेट में कोई भी दिक्कत आगे नहीं होने वाली। कोई भी आप किसी भी प्रॉब्लम का ऐसे प्रोफेशनल वे में आंसर दे सकते हैं। देखिए कि आपके टीचर्स भी आपसे बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे, वो मुतवज्जो हो जाएंगे कि आप इतनी बारीक बारीक चीज़ें किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपने ये कंप्लीट सुन लिया और आपने अगर चीज़ों को क्लास में बता रहे हैं तो। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने क्या कहा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब होता है किसी भी सेट को किसी भी आम ज़ुबान में बयान कर दें। अब सिर्फ बयान
करने के दौरान आप देखें तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसका नाम ले रहा हूँ, यानी उस कलेक्शन का नाम लिया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा कि उसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स उसके आएंगे, यानी उसके कौन से मेंबर्स आएंगे। बात समझ में आ रही। अब देखिए यहीं पर सिंपल कुछ एग्जांपल लिखें। द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखें ये एक बयानी सेट है। अब ये एक बयान किया गया है, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये एक सेट है जिसे बयान किया गया है। आप गौर करें तो सिर्फ़ और सिर्फ नाम बताया गया है। नाम बताया गया है, नाम कौन सा है कि वॉवेल्स हैं, देखिए किसके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। अब ये नाम बताए गए हैं तो ऑटोमेटिक, अब देखिए आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कौन से हैं, यहाँ पर आपको ये नहीं बताने। अब आपने यहाँ पर ये नहीं लिखे कि वो कौन से, देखें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं जो वॉवेल्स हैं इंग्लिश में, आपने सिर्फ आम ज़ुबान में बयान कर दी। द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। अब देखिए सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ कंपोज नंबर, ATZ, आप जो भी ले लें। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा जाए सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। अब देखिए सेट ऑफ इवन नंबर्स की बात हो रही है और हमसे ये कहा जा रहा है सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। ये नहीं कहा जा रहा, ये नहीं बताया गया है कि कौन से नंबर वो आएंगे, यानी वो नंबर कौन से, हमने उन्हें शक्ल नहीं दी, हमने सिर्फ बयान कर दिया। और ये सेट है द सेट ऑफ डेज़ इन अ वीक, द सेट ऑफ डेज़ इन अ वीक। अब देखिए आपके पास जो वीक है उसके जितने भी डेज़ हैं वो एक सेट है, वो एक कलेक्शन है, मगर यहाँ पर देखिए नाम नहीं बताए जा रहे कि कौन से डेज़ हैं, क्या हैं, किस तरह रखे जा रहे हैं, सिर्फ बयान किया जा रहा है। देखिए इफ़ इट टेल्स यू व्हाट एलिमेंट्स आर इन द सेट बट नॉट बाय लिस्टिंग देम। देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बताता है कि उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे बगैर, विदाउट लिस्टिंग देम, मतलब उन्हें बयान किए बगैर ही, उन्हें लिखने के बगैर ही आप उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप समझने की कोशिश करें तो सिर्फ़ और चीज़ों को आम ज़ुबान में, किसी भी ज़ुबान में बयान किया जाता है, यानी उनके बारे में बताया नहीं जाता। अब अगर आगे मूव करें तो आगे, अब इसके बाद दूसरा हमारा आता है, देखिए रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या है, उसके अपोजिट आप मान लें। अब देखिए पहले भी मैं आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेन दे चुका हूँ, अगेन मैं इसीलिए रिपीट करवा रहा हूँ ताकि सीरीज़ आपको समझ में आए। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म आप सेकंड नंबर पर आएगा। अब ये क्या, एलिमेंट्स आर लिस्टेड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। अब उसी सेट को शक्ल देने का नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म है। अब बात समझ में आ रही। अब उसी सेट को अगर आप देखें, आप कैसे हम कह दें पैकर में ढालें, ठीक है, आप उसको शक्ल दें कि उसके कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी अब आपको टेबुलर फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो आपने बयान कर दिया, अब टेबुलर फॉर्म में आपको वो एलिमेंट्स बताने होंगे कि वो कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, a = 2, 4, 6, 8। अब देखिए सपोज हमने कहा था द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10 दे आर, इट इज़ आल्सो अ सेट। सपोज हम मान लें, अब 0 से वी नो दैट इवन नंबर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब मान लें जिसके सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल, इसका मतलब है A, E, I, O, U, ठीक है। अब ये आपके पास एक सेट हो गया। अब सेट के लिए लाजमी कौन सी चीज़ें हैं टेबुलर फॉर्म में। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कौन सी कंडीशन थी कि आप किसी भी सेट को किसी भी आम ज़ुबान में बयान कर सकते हैं, शर्त ये है वो सेट हो, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म में दो कंडीशंस चाहिए। एक तो देखिए आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आती है, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स आर द मेंबर ऑफ द सेट। अब देखिए सेट क्या है, अब यहाँ पर देखिए a बराबर है 2, 4, 6, 8। अब देखिए यहाँ पर शक्ल दी जा रही है, यानी यहाँ पर आप सिर्फ क्या करेंगे, उनको फॉर्म करेंगे कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं। अब a = 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पर समझ लें हम कि सेट कौन सा है और a क्या है यहाँ पर। अब देखिए ये सेट कौन सा है, अब और उसका नाम क्या है। अब देखिए सपोज आपसे पूछ ले कि यहाँ पर सेट कौन सा है, तो आप देखिए फ़ौरन कह सकते हैं ये सेट a है, मगर सेट है क्या, बेसिकली ये समझ लें। अब देखिए टेबुलर फॉर्म में सेट के लिए ज़रूरी है कि वो देखिए कौन सी चीज़ों में हो। सबसे पहले तो वो अंडर द ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो और सारे एलिमेंट्स कॉमा के थ्रू सेपरेट हुए। अब ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये नाम है, अगर ये नाम भी दें दैन भी ये सेट है। अगर आप लिखें 2, 4, 6, 8, ये सेट है।
अब ये जो सामने ए बी सी डी दैट इज़ द नेम ऑफ द सेट। ये सिंबल्स हैं जो हम नाम देते हैं किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए। अगर ये ना भी दें देन भी हमारे पास देखें कोई भी हमारे पास किसी भी तरीके से कोई भी गलती नहीं है। इट इज़ द सिंबल्स दैट वी गिव टू नेम दैम। ये हम नेम के लिए करते हैं। सपोज़ यहाँ पर ए की जगह आप बी दे दें, बी की जगह आप सी दे सकते हैं, एक्स वाई जी डी। मगर इसी तरह देखें सेट्स में कुछ स्पेशल कुछ मखसूस सिंबल्स हैं, जैसे नंबर्स जो हमने देखिए टॉपिक नंबर्स पढ़ा था तो उसमें भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जिसमें आपके पास देखिए इवन नंबर सी के साथ, और नंबर ओ के साथ, प्राइम नंबर पी के साथ, कंपोज नंबर सी के साथ, आपका नेचुरल नंबर एन के साथ, होल नंबर डब्ल्यू के साथ, इंटीजर आपके पास जेड के साथ, आपके पास रेशनल नंबर क्यू के साथ, रेशनल क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ, रियल नंबर आपके पास आर के साथ। देखिए ये वो नंबर्स थे जिनके कुछ मखसूस खास सिंबल्स हैं और ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या किया, सिर्फ बयान कर दिया। टेबुलर क्या है, उसी सेट को हम क्या कर रहे हैं, शक्ल दे रहे हैं। देखिए क्या करें, शक्ल दे रहे हैं, यानी उसी एलिमेंट्स को आप लिख रहे हैं। द सेट ऑफ, अब सपोज हम कह सकते हैं सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिक दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द राइटिंग सेट्स। अब अगर इसी को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आप नाम कोई भी दे दें, एक्स वाई सी सेट ए, सपोज मान लें सेट ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, दैट इज़ द सेट। अब तीसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का अब देखिए जैसे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म देखिए, जैसे डिस्क्रिट फॉर्म हम कहते हैं ना कि बयानी तरीका। अब यहाँ पर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को हम कह सकते हैं एक जदवली तरीका है आपके पास, एक जदवली तरीका। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है अलामती तरीका। देखिए अलामती तरीका, अलामत से मतलब है कोई निशानियों की बात हो रही है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए कुछ सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप मान लें, देखें ये सिंबल है सच दैट का, यानी एक्स सच दैट एक्स, ये कॉमन देखिए टर्म इस्तेमाल होगा। अब ये कौन सा है, देखिए बिलोंग्स टू। इसके अलावा देखिए आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ये सिंबल से इस्तेमाल होंगी, ठीक है। अब ये कौन सी चीज़ है, बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब है ताल्लुक़ रख रहा है, इसका मतलब क्या है, लेस देन। लेस देन का मतलब अगर लेस देन टू, इसका मतलब टू से छोटे। ग्रेटर देन टू मतलब टू को छोड़कर आगे मूव करें, 3 4। अब लेस देन इक्वल्स का मतलब होता है टू से छोटे मगर टू को भी कंसिडर किया जाएगा। अगर ग्रेटर देन टू की बात हो रही है, इसका मतलब टू से बड़े मगर टू को भी कंसिडर किया जाएगा। अब सपोज़ हम मान लें डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, अब देखें ये भी आपके पास करली ब्रैकेट में ही रखा जाएगा, मगर इसमें एक कॉमन चीज़ आती है जो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब देखिए ये, अब मैं कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मिसाल के तौर पर अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं कह दूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक सेट हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर इसे हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, n इक्वल्स टू सपोज 1, 2, 3 एंड डॉट 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 का मतलब ये क्या है, देखिए इसका मतलब है सो ऑन, मतलब ये कंटिन्यू है, 1 से स्टार्ट है उसके बाद कंटिन्यू। अब इसी चीज़ को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दूँ तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू है। अब बिलोंग्स टू, अब देखिए बयानी जो तरीका था उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम किसी भी सेट को आम ज़ुबान में बयान कर रहे थे। टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में हमें उस सेट के बारे में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, हमें वहाँ पर देखिए सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी, उससे सिर्फ शक्ल दे रहे थे, बता रहे थे कि वो कौन से एलिमेंट्स है, बाकी उसमें कोई और हर एलिमेंट को देखिए कामा के थ्रू आप उसे सेपरेट कर रहे थे। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको निशानी जो है ना कुछ सेट्स की, वो ही सेट्स आएंगे, उनकी निशानियाँ याद रखनी पड़ेगी। अगर देखें कोई ऐसा सेट पूछा जा रहा है जिसकी कोई भी सिंबल नहीं है, मिसाल के तो कोई रैंडम सेट पूछा जा रहा है उसकी सिंबल नहीं है, सिंबल देखिए कुछ मखसूस की है जो मैं बता चुका हूँ, मगर कोई ऐसा सेट पूछा जिसकी सपोज सिंबल नहीं। अब देखिए एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर लेस देन 10। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसी को हम, अब देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर लेस देन 10। अब इसी को हम लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, अब सपोज़ इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। अब देखिए इवन नंबर्स कौन से हैं, मतलब आप मान लें देखिए ग्रेटर देन टू, अब मान ग्रेटर देन सपोज देखिए आप मान लें लेस देन किसके, लेस देन 10। एक्स सच दैट इट बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटे, दैट इज़ द इवन नंबर्स। अब ये था देखिए कंप्लीट फॉर्म ऑफ द सेट। अब आगे मूव करें। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स के कुछ मखसूस कुछ टाइप्स है। सबसे पहला टाइप्स है एम्प्टी सेट है। देखिए एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसका तीसरा नाम भी है वोड सेट।
देखिए क्या वर्ड्स है। अब देखिए लेक्चर को मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, लेक्चर को आप कंप्लीटली सुना करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जस्ट वो देखिए क्या करते हैं, लेक्चर्स को सपोज़ ज़्यादातर डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर देखिए उसमें से जो टॉपिक्स सपोज़ ये टॉपिक हम समझा रहे हैं तो उसकी स्क्रीनशॉट सेव करके उसके बाद वो उसे खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक अच्छा वे है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, मगर सेल्फ स्टडी तभी ज़्यादा देखिए अफेक्टिव साबित होती है जब आपके पास थोड़ी बहुत उसकी इन्फॉर्मेशन हो। और देखिए लेक्चर का मतलब होता है इसमें अगर दो चीज़ें लिखी हुई ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि दो चीज़ें ही वहीं आपको सिखाई जा रही हैं। लेक्चर का मतलब है दो चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको 10 चीज़ें लेक्चर के दौरान एक्सप्लेन की जाएंगी, उसके कौन सी चीज़ें हैं, उसके कौन से इफेक्ट हैं, कौन से देखिए प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक्सप्लेन की जाएंगी। दैट्स वाई लेक्चर को कम्प्लीटली सुना करें। अब देखें अजय नंबर पॉइंट नंबर 1 की तरफ, तो दैट इज़ एम्प्टी सेट, नल सेट और वोड सेट। अब ये कौन सा सेट है? सेट दैट हैज़ नो एलिमेंट। अब देखिए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब कोई भी एलिमेंट ना हो, अब इसका मतलब है खाली सेट। अब खाली सेट को देखिए डिनोट करने के लिए आपके पास दो सिंबल्स हैं, या तो आप देखिए इस तरह डिनोट कर सकते हैं या तो इस तरह। देखिए या तो आप इस तरह डिनोट कर सकते हैं या तो इस तरह। देखिए बात समझ में आ रही। अब आ जाएँ अब एग्ज़ाम्पल या तो कुछ इस तरह के होंगे जिनकी देखिए हकीकत के साथ कोई वास्ता नहीं है। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द एम्प्टी सेट। अब यहाँ में से कौन सा एग्जाम्पल आपके पास एम्प्टी सेट का है? तो आप याद रखें एम्प्टी सेट का मतलब होता है एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लें कोई ऐसी बात की जाएगी, कोई ऐसी चीज़ बतलाई जाएगी, कोई ऐसी चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी जिसका हकीकत के साथ कोई भी वास्ता नहीं हो। अब मिसाल के तौर पर मान लें फॉर्म देखिए कौन सा भी हो सेट का, डजंट मैटर, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है, तीनों एक की हैं। मतलब आप एक चीज़ को बयान कर रहे हैं मुख्तलिफ टाइप से। अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाएँ तो एग्जाम्पल गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ विद 30 डेज, 32 डेज़। अब देखिए सपोज हमसे कहा जा रहा है एक ऐसा महीना है, यानी एक महीना है जिसमें 32 दिन होते हैं। वो दैट देखें किसी भी महीने में 32 दिन होते ही नहीं, मैक्सिमम उसमें 31 डेज़ होते हैं, यानी 31 से ज़्यादा 32 दिन हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जा रहा है जो एम्प्टी है। अब एम्प्टी के दो सिंबल्स हैं, या तो आप ये इस्तेमाल कर लें या तो इस्तेमाल कर लें। अब अगर मान लें आपसे पूछा जाए ये एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा, तो आप फ़ौरन कह दें ये एम्प्टी सेट नहीं बन सकता। एम्प्टी सेट क्यों नहीं बन सकता, उसकी वजह क्या है? अब देखिए उसकी वजह बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है, तो पीछे देखें हम पढ़ के आ चुके हैं ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी चीज़ मान लिया आप आ चुका है, कोई भी चीज़ आप रख रहे हैं वो उसका हो जाता है एलिमेंट। अब एलिमेंट कोई भी हो सकता है सेट में, आप ये ध्यान में रख लें। सेट में एलिमेंट कोई भी आ सकता है। इसमें आपके पास देखिए नंबर्स आ सकते हैं, इसमें आपके पास अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, कोई डायग्राम आ सकता है, किसी भी सेट का कोई सिंबल आ सकता है, यानी एलिमेंट कोई भी हो सकता है। अगर अंदर उसके ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो उसका एलिमेंट बन जाएगा। इसका मतलब है ये आपके पास एम्प्टी सेट नहीं बन सकता। ये एक सिंबल है, दूसरा ये सिंबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब आ जाएँ फाइनाइट सेट की तरफ। तो फाइनाइट सेट क्या है? अ सेट विद काउंटेबल एलिमेंट्स। अब फाइनाइट सेट देखिए ऐसा सेट होगा जिसमें आपके पास जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो महदूद होगी। यानी आप मान लें सिंपल सर फाइनाइट सेट का मतलब होता है देखिए महदूद सेट, उसका सिंपल मीनिंग ही होता है महदूद सेट। अब महदूद सेट कौन सी चीज़ होती है? देखिए सर कोई ऐसा सेट है जिसके जो एलिमेंट्स हैं, जिसके जो काउंट एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो काउंटेबल हों। इसका मतलब है हम उसे काउंट कर सकें। काउंट का मतलब है उसकी कोई ना कोई हद मौजूद हो, चाहे वो जितना भी बड़ा सेट हो मगर उसकी कोई ना कोई हद मौजूद हो, वो आपके पास देखिए काउंट फाइनाइट सेट होगा। एग्जाम्पल के मैंने 2, 4, 6। अब मिसाल को तो कोई एग्जाम्पल लें 1, 2 और डॉट सो ऑन 50। अब देखिए ये भी आपके पास फाइनाइट सेट होगी, क्योंकि सर एक ऐसा सेट है जो 1 के साथ शुरू हुआ है, 1, 2, उसके बाद देखिए डॉट का मतलब है सो ऑन, और कहाँ पर एंड हो रहा है 50 पर एंड, यानी कहीं ना कहीं पर उसकी एंडिंग होगी। दैट इज़ अ फाइनाइट सेट। अब आ जाए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट उसके देखिए बिल्कुल अपोजिट सेट। अपोजिट का मतलब है अ सेट विथ अनकाउंटेबल एलिमेंट्स या मेंबर्स। अब उसके अपोजिट मतलब कोई ऐसा सेट है जिसके में देखिए आप मान लें कि एलिमेंट्स या मेंबर्स के जो तादाद हो वो अनलिमिटेड हो, मतलब हम उसे काउंट ना कर सकें। एग्जाम्पल गिवन है एक्स दैट एक्स इज़ द नेचुरल नंबर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर की बात हो रही है, इसका मतलब है n इक्वल्स टू 1, 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है, मगर नेचुरल नंबर की कोई भी एंडिंग नहीं बताई जा रही। अगर एंडिंग नहीं बताई नेचुरल नंबर, इसका मतलब सर 1 से तो शुरू होंगी, वो आप जहाँ पर जाएँ वो ख़त्म होंगी नहीं। यानी जितने आए भी आप जो भी नंबर रैंडमली आप उठा लें, आप कह दें सपोज 200 नेचुरल नंबर है, मैं कह दूँगा 201, मतलब उससे आगे नंबर आ जाएंगे, वो मतलब ख़त्म नहीं हो सकती, यानी कोई भी काउंटिंग नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है दैट इज़ द नेचुरल नंबर। या इसके अलावा सिंपल इसके और भी ज़्यादा सिंपल हम कह सकते हैं। देखिए द हेयर ऑफ जो
इसके अलावा सपोज़ हम और भी ऐसे जो राइस हैं, देखिए राइस के दाने होते हैं, उनका एक सेट बना लिया, वो आपके पास इनफाइनाइट होंगे। आप सपोज़ अब कर लें किसी भी एनिमल के ऊपर जो बाल है या हमारे सर पर जो बाल है, दैट इज़ उसको अगर सेट बना दे तो वो आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मान लें कि एक डॉट है, ठीक है, अब मान लें एक डॉट है। अब एक डॉट से आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से लकीरें पास करेंगी थ्रू थ्रू देखिए इसमें से एक कुछ लकीरें पासिंग करेंगी तो दैट इज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब एक पॉइंट से आप जितनी लकीरें चाहें गुजार सकते हैं। अगर 2 लकीर होंगे तो वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से तो लकीरें गुजर सकती है मगर यहाँ से नहीं गुजर सकती। यहाँ से सिर्फ एक को टच करेगी, दैट मीन्स ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आ जाएँ इक्वल सेट। अब देखिए ऊपर तीनों जो सेट हमने पढ़े, तो ऊपर तीनों सेट में हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत पड़ रही थी एक सेट की। तो ऊपर देखिए हमने जितने भी सेट पढ़े, तो सभी सेट्स को समझने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमें ज़रूरत पड़ रही थी एक सेट की। मगर इक्वल सेट में देखिए, अगर आपसे इक्वल सेट पूछा जाएगा, इक्वल सेट का मतलब होता है बराबर सेट, मतलब कंपैरिजन, मतलब एक जैसा। अब एक जैसा का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए वी नो दैट 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इक्वल सेट में हमें कहते हैं 2 सेट्स विद एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, दो में बी इन अ डिफरेंट ऑर्डर्स। अब देखें 2 इक्वल सेट का मतलब होता है सर 2 सेट्स हमारे पास गिवन हो। अब दोनों सेट्स इक्वल सेट तभी हो सकते हैं, अब देखिए उसमें क्या पहली बात, उसमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होना हो, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों, तो उसमें ऑर्डर का डिफरेंशिएशन नहीं है। देखिए वी नो दैट ऑर्डर ऑफ द सेट डजंट मैटर। अब देखें एग्जैक्टली अब सेट में दो चीज़ें होती हैं। एक तो देखें इक्वल सेट को समझने के लिए आपके पास सपोज़ ये एग्जांपल गिवन है, तो देखिए सपोज़ ये एग्जांपल गिवन। अब एग्जांपल को देखें तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि ये इक्वल सेट है या फिर नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आप मान लें, अब डजेंट मैटर, ये आप मान लें कि एक सेट का जो एग्जांपल दिया गया है वो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, दूसरा और भी इसे टफ बनाने के लिए, डिफ़िकल्ट बनाने के लिए आपको डिस्क्रीट फॉर्म में दिया। अब एक सपोज़ मान लें आपको दिया जाएगा 1, 2, 3, दूसरा आपसे डिस्क्रीट फॉर्म दे दिया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो इट इज़ आल्सो क्रिएट्स 1, 2, 3। बात समझ में आ रही? अब सबसे पहले तो इक्वल सेट को समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले आप इसमें इक्वल सेट वहीं सेट होगा जिसमें 2 चीज़ें कॉमन हो। कौन सी 2 चीज़ें हों? पहली बात तो देखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का मतलब है जो एलिमेंट्स की तादाद हो वो बराबर हो। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का मतलब होता है तादाद। सबसे पहले देखिए पहला कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं आप तो उसे फ़ौरन इक्वल सेट आप कह दें। पहला कंडीशन आप खुद देखिए अप्लाई करते जाएंगे, तो पहला कंडीशन आपके पास आएगा। देखिए सेट आप सबसे पहले नंबर्स काउंट करें, तो यहाँ पर देखिए नंबर काउंट करें 1 2 3 और यहाँ पर काउंट करें 1 2 3। अब देखिए सबसे पहले तो पहला कंडीशन आपके पास डन हो चुका है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का मतलब है जो एलिमेंट्स की तादाद है वो बराबर है। दूसरा आ जाएँ इक्वल सेट को, देखिए दूसरी कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों। अब देखिए एक तो तादाद बराबर हो, दूसरे एलिमेंट्स एक ही जैसे हों, आर्डर चाहे जैसे हों। अगर देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 होना चाहिए। ऑर्डर डजंट मैटर, यानी एग्जैक्टली सेम नंबर हो और ऑर्डर भी सेम हो। अब मिसाल के तौर पर मैं मान लूँ आपके पास एग्जाम्पल दे दूँ, ए बराबर है 1 और 2 के, ठीक है, और बी बराबर है 1 2 3 की। तो सबसे पहले आप देखिए आपसे पूछा ये इक्वल सेट होगा या नहीं होगा, तो आप क्या चेक नहीं ऑर्डर, इसमें देखिए 1 और 2 इसमें 3 है, आप फ़ौरन कह दें ये इक्वल सेट नहीं बन सकता क्योंकि इसके ऑर्डर डिफरेंट है। एलिमेंट्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं। सेकंड कंडीशन तभी देखेंगे जब पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा हो। तो पहला कंडीशन देखिए अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है सेकंड कंडीशन की तरफ मूव किया हमने। सेकंड कंडीशन देखा तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हमें देखिए। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर का मतलब कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, आप आगे पीछे लिखे हुए हैं, मगर एग्जैक्टली अगर 1 इसमें है तो 1 दूसरे सेट में भी होना चाहिए, 2 इसमें है तो 2 दूसरे सेट में होना चाहिए, 3 इसमें है तो 3 दूसरे सेट में भी होना चाहिए, चाहे जहाँ भी रखा हो, तो ये इक्वल सेट होगा। बात में समझ में आ रही? इक्वल सेट वहीं सेट होगा जब 2 सेट की कंपैरिजन की जाए और दोनों सेट में एक तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक जैसे हों, उसके बाद देखिए कौन से एलिमेंट्स भी एक जैसे ही हों। अब आ जाएँ देखिए इक्वल सेट की देखिए सिंबल्स होती हैं। अब इक्वल सेट की सिंबल कौन सी है? दैट इज़ द सिंबल ऑफ इक्वल सेट, देखिए बराबर की। अब आ जाएँ इक्विवेलेंट सेट। अब आ जाएँ नंबर 5, कौन सा? देखिए इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट की सिंबल कौन सी है? ये वी नो दैट। अब ये इक्विवेलेंट सेट की सिंबल है। अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली वाली बात हो रही है। बात समझ में आ रही? अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब है सेट्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट नेसेसरीली द सेम एटम्स।
अब देखिए सिंपली डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन ये कह रहा है सेट्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी सर एक ऐसा सेट हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ मेंबर्स कॉमन हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ मेंबर्स कॉमन हो, कॉमन का मतलब है जितने एलिमेंट्स सेट ए में हो चाहे उतने एलिमेंट सेट बी में भी हो, मगर इट इज़ नॉट नेसेसरी द सेम एटम। सेम एटम्स का मतलब है ये देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो एलिमेंट सेट ए में है सेम एलिमेंट सेट बी में भी हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लें हमारे पास एग्जाम्पल एक गिवन है, पहला सेट गिवन है, ये दूसरा सेट गिवन है। अब पहले सेट में आप देखें कि पहले सेट में एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 1, 2, 3, दूसरे सेट में हमारे पास गिवन है A, B, C। तो सबसे पहले हम पहला कंडीशन, इसमें देखिए सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होगा इक्विवेलेंट में। इक्विवेलेंट में कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, सिर्फ आप तादाद चेक करेंगे कि नंबर्स की तादाद वो एक्जैक्टली बराबर है या फिर नहीं। तो अगर हम तादाद चेक करें तो तीनों में हमें दोनों सेट्स में 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अब देखिए एलिमेंट्स डजंट मैटर जौन से भी हों जो भी हैं, अगर तादाद बराबर है इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर लें, इक्वल सेट जितने भी हैं, देखिए जितने भी इक्वल सेट हैं वो सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट भी कहलाते हैं। आप याद रखें, अगर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाए कि एक सेट गिवन है, देखिए इक्विवेलेंट सेट को हम आल्सो कौन सा सेट कॉल कर सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट को हम दूसरा कौन सा सेट का नाम भी दे सकते हैं। तो याद रखें इक्वल सेट जितने भी हैं वो सारे इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। उसकी वजह ये कि इक्विवेलेंट सेट में 2 कंडीशन है, एक तो तादाद एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी, दूसरे एलिमेंट्स की बराबर होगी। इक्विवेलेंट को एक ही कंडीशन की ज़रूरत है कि एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो, बाकी एलिमेंट्स चाहे उसमें जौन से भी हो डजेंट मैटर। मतलब जितने भी इक्वल सेट हैं वो सारे इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। क्या बात समझ आ रही? अब आ जाएं सबसेट। अब सबसेट की देखिए बिल्कुल सिंपल साइन है ये। अब सबसेट का मतलब होता है देखिए माताहत सेट। माताहत का मतलब है किसी के अंडर, आप किसी के अंडर। अब सबसेट का मतलब डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। अ सेट, सपोज एक सेट मान लें ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट होगा बी का कब? इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, जब देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों और इसके अलावा भी बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हों, यानी चाहे वो एक ही एलिमेंट ज़्यादा क्यों ना हो, दो हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, डजंट मैटर। यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ऑर्डर सेम नहीं हो सकता, आप बात समझिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगी। सबसेट की बात हो रही है, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ ऑर्डर कॉमन नहीं होगा। अब देखिए नंबर ऑफ़ ऑर्डर कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ अब कौन से होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब सपोज़ आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि यहाँ पर ए, देखिए ए सबसेट है बी का या फिर बी सबसेट है ए का। अब देखिए जो एलिमेंट्स पहले सेट लिखा हुआ है इसका मतलब वो सबसेट होता है दूसरे का, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं तो हमारे पास सेट ए की जो देखिए एलिमेंट्स हैं 1, 2, बी के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अब देखिए सबसेट का मतलब सबसे पहले तो माताहत का मतलब छोटा सेट। अब देखिए जो सेट छोटा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स की तादाद कम होगी 100% आप मान लें, वहीं आपके पास सबसेट होगा। अब सबसेट होगा या फिर नहीं होगा ये भी देखने के लिए हम देखेंगे। अब देखिए ऑर्डर का मतलब नहीं है, डजंट मैटर के। अब देखिए पहला जो सेट इसका मतलब ये नहीं होगा कि ऑलवेज जो सबसेट होगा वो पहले लिखा होगा, जो बाद में लिखा होगा वो उसका देखिए सबसेट नहीं हो। अब इसकी वजह ये आपको अगर सबसेट पूछा जाए, आपसे अगर सबसेट पूछा जा रहा है, सबसेट अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब है आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तादाद चेक करेंगे। आप फोकस करें, अगर जिस भी सेट के एलिमेंट्स कम होंगे तो 100% श्योर है कि वहीं सबसेट है। देखिए वहीं सबसेट है दूसरे सेट का। अब उसके बाद आप चेक करेंगे एलिमेंट्स, अगर उसके सारे एलिमेंट्स उसमें हैं और इसके अलावा दूसरे सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, चाहे वो एक हो दो, मगर अगर मान लें कोई सेट ए है जिसका सिर्फ एलिमेंट है 1 और दूसरा एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, तो यहाँ पर भी सेट ए से बी का सबसेट ही हुआ, क्योंकि उसके पास जो एक एलिमेंट है वो ए बी में मौजूद है। बी के पास चाहे जितने और हों डजंट मैटर। अब देखिए सिंबल कौन सी है, इसका मतलब है यहाँ पर ए सबसेट बी का बनेगा, क्योंकि देखिए बी में 1 और 2 दोनों, इसके अलावा 3 भी मौजूद है एक्स्ट्रा, तो ए सबसेट बनेगा किसका, बी का। अब यहाँ पर सवाल पैदा होगा जहन में, अगर ए बी का सबसेट बन रहा है तो बी उसका क्या बनेगा। अब इसके अपोजिट में आ जाएंगे, बी यहीं पर एक चीज़ और समझाता चला हूँ, तो बी उसका क्या बनेगा। अब देखिए एक होता है सबसेट, दूसरा होता है सुपर सेट, उसकी सिंपल अपोजिट है। देखिए क्या, सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब है जो ग्रेटर सेट हो। अब यहाँ पर अगर ए बी का सबसेट है तो आप मान लें, हम कह सकते हैं बी सुपर सेट है ए का। इसी एग्जाम्पल में ए अगर सबसेट है एक बी का तो बी उसका सुपर सेट कहलाएगा। सुपर सेट का मतलब होता है सर ऐसा सेट आप सबसे चेक करेंगे
जिसमें एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा हो, यानी दूसरे सेट के सभी एलिमेंट उसमें हों और इसके अलावा उसमें एक दो एलिमेंट्स और भी हों, चाहे वो जितने भी हों, डजेंट मैटर, तो दैट इज़ कॉल्ड सुपर सेट। अब आपको ये समझ में आ चुकी है। आगे मूव करें। अब देखिए आ जाए प्रॉपर सबसेट की तरफ। तो देखिए सुपर सेट और सुपर सेट भी आपको समझ में आ चुकी है, सबसेट भी आपको समझ में आ चुकी है। देखिए एक एडिशन चीज़, दैट्स वाई देखिए हम ऑलवेज यही कहते हैं कि जस्ट देखिए आप इसकी शॉर्ट सेव करते रहेंगे या तो लेक्चर को डाउनलोड करके सेव उसमें से कॉन्सेप्ट जो है ना उसे सेव करते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि देखिए लेक्चर का मतलब है अगर 2 चीज़ें लिखी होंगी, 8 चीज़ें आपको समझाने के लिए पड़ी हैं, यानी 10 चीज़ें आपको समझाने के लिए 2 चीज़ें लिखी जाती हैं। अब आ जाएँ प्रॉपर सबसेट। अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट उसकी सिंबल क्या है। अब प्रॉपर सबसेट की सिंबल ये है। अब इससे पहले हम सबसेट पढ़ चुके हैं, सबसेट की सिंबल ये है। अब ये दोनों का मतलब है कॉमन, सेम बात हो रही है। अब प्रॉपर सेट दैट इज़ नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल सेट। अब देखिए ओरिजिनल सेट के बराबर नहीं होगा, मतलब सर एक सेट आप मान लें, अगेन प्रॉपर सबसेट और सबसेट दोनों आप मान लें कि एक जैसे सिमिलर ही बात करते हैं। अब सेम सर सबसेट और यहाँ प्रॉपर सबसेट वही सबसेट होगा, वही होगा जो सबसे पहले तो एलिमेंट्स उसके कम हो और उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो। सपोज मान लें ए में एलिमेंट्स है 1 2, बी के एलिमेंट्स है 1 3। इसका मतलब है सर जो है ना ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। और क्या होगा ए बराबर ना हो, किसके बराबर ना हो सर, बी के, यानी पहला सेट दूसरे सेट के बराबर ना हो, दैट इज़ द प्रॉपर सबसेट। यानी सेम बात हो रही है सर, प्रॉपर सबसेट की बात पूछी जा रही है या फिर आपके पास सबसेट की बात पूछी जा रही है, दैट इज़ द सेम, ये सेम बात करते हैं, कॉमन बात करते हैं। अब आ जाएँ देखिए इसके अलावा इसमें एक और टर्म मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, दैट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर, अब देखिए इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम सेट। अगर सेट ए सपोज मान लें 1 और 2 है, तो उसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा, उसका इम्प्रॉपर सबसेट वही बनेगा 1 2। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब है सर द सेट जिसके एलिमेंट्स, यानी जिसके एलिमेंट्स एग्जैक्टली बराबर आ जाएं, बराबर हों, एग्जैक्टली सेम ओरिजिनल सेट के, दैट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब आपके पास सपोज पूछा जाए कि एक सेट दिया जाए, सपोज आपके पास एग्जांपल में एमसीक्यूज में टेस्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आपके पास एक सेट गिवन है, सपोज सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी, तो आपसे पूछा जाए तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन गिवन होंगे। याद रखें इम्प्रॉपर सबसेट पूछा जा रहा है मतलब एग्जैक्टली वही सेट आप उतार दें सेम, मतलब जो एलिमेंट्स दिए गए हैं एग्जैक्टली सारे के सारे वही एलिमेंट्स इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ए बी सी है, इसका मतलब ए बी सी जिस ऑप्शन में मौजूद हो ए कमा बी कमा सी सेट में, वहीं आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगी। अब आ जाएँ नंबर 8, देखिए आगे यूनिवर्सल सेट, द सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन डिनोटेड बाय यू। अब देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है इसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं, आपके सारे एलिमेंट्स किसकी, सपोज आप मालूम कर लें। हम जहाँ पर देखिए अगर आगे एक्सप्रेशन करेंगे, सपोज मैं कर लूँ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आल्सो बराबर हो जाएगा किसके, यू, यूनिवर्सल सेट की। डिनोट करते हैं हम किसी कैपिटल यू के साथ, देखिए कैपिटल यू के साथ आपके पास डिनोट किया जाए तो एग्जांपल में सपोज कोई भी एग्जांपल आप उठा सकते हैं 1 2 3 2 4 9 9। अब मैं यहाँ एग्जांपल कोई भी आ सकता है, डजंट मैटर, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्लियर। अब आगे मूव करें तो देखिए सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन का सेट है अ सेट विथ ओनली वन एलिमेंट। अगर सपोज आपसे पूछा जाए यहाँ से कौन सा सिंगल टोन सेट बनेगा। अब देखिए जैसे पीछे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था एम्प्टी सेट में, आप याद रखें कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपसे पूछा जाए अगर ये एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा, तो उस सेट को हम क्या कह सकते हैं, सिंगल टोन सेट कह सकते हैं। सिंगल टोन सेट क्यों कह सकते हैं, वी नो दैट अगर कोई ऐसा सेट जिसमें देखिए एलिमेंट्स की तादाद एक हो, यानी उसमें जो भी हो, डजंट मैटर नंबर हो कि अल्फ़ाबेटिकल हो, कोई वेरिएबल हो, कोई डायग्राम, यानी कोई ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद देखिए 1 हो। अच्छा फॉर्म कौन सा भी हो सकता है, फॉर्म का मतलब है उससे सिर्फ मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करना, चीज़ सेम बताइए। अगर मिसाल के तौर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बयान कीजिए द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, अब देख सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1 तो कौन सा बनेगा, वी नो दैट उसका सिर्फ कौन सा बनेगा, 0 बनेगा। सो इट इज़ आल्सो क्या करेंगे सिंगल टोन सेट। अब देखिए नंबर 10 पावर सेट। अब पावर सेट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पावर सेट है क्या, पावर सेट के अलावा भी कुछ जो एडिशनल सेट्स हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। पावर सेट क्या है, पावर सेट को समझने के लिए आप थोड़ा सा फोकस करें। अब पावर सेट को समझने के लिए थोड़ा फोकस करें। अब देखिए एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। अब देखिए 2 हैं, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पावर सेट को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है 2 पावर n का।
अब देखिए 2 पावर n का। अब इसके अलावा एक और चीज़ याद कर लें, आपसे पूछा जाए कि एक सेट दिया गया है, सपोज़ यही सेट गिवन है, ठीक है, आपसे पूछा जाए यही सेट ए गिवन है, आपसे पूछा जाए इसके प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करें। सवाल आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक सेट गिवन है, उसमें आपके पास कोई भी रैंडम कोई भी एलिमेंट्स गिवन है, आप एलिमेंट्स के साथ बाउंडेड नहीं, आप रूल को समझें। देखिए किसको समझेंगे आप, रूल को समझने की कोशिश करें, आप कायदे कानून को समझने की कोशिश करते हैं। आपको यही सेट सपोज ये गिवन है 1 और 2, आपसे पूछा जाए इसके इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे और प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे। अब ये सवाल सिर्फ है, यानी प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिए, या तो आपसे ये पूछा जाए या आपसे पावर सेट के बारे में पूछा जाएगा। तो याद रखिए आपके पास फार्मूला है 2 पावर n का। अच्छा 2 पावर n किस क्या फार्मूला शो करता है। अब 2 देखिए फार्मूले का है पावर n, पावर n का मतलब एक्सपोनेंट n जो है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट शो करता है। क्या शो करता है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किस तरह समझने की कोशिश करें, आपके पास जो भी सेट गिवन है उसमें जितने एलिमेंट्स है उतने आप पावर दे दें। अब देखिए फिल वक्त हमारे पास ये सेट है जिसके एलिमेंट है 2, 1 2, इसमें एलिमेंट कितने हैं 2, इसका मतलब n क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर इक्वल्स टू वी नो दैट 4 के बराबर। अब 4 का मतलब है इसके टोटल कितने सेट्स बनेंगे। अब इसके टोटल कितने सेट्स बनेंगे, इसके टोटल बनेंगे 4 सेट्स। अब कितने सेट इसके बनेंगे, 4 सेट बनेंगे, यानी जितने एलिमेंट्स। अब 4 का मतलब है याद रखिए एक सेट कम कर दे, एक सेट 3 इसके प्रॉपर सबसेट बनेंगे और जो एक लास्ट है ना, लास्ट वो इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। इम्प्रॉपर का मतलब है एग्जैक्टली जो गिवन है। अब मिसाल के तौर बनता किस तरह है, सपोज इसको समझने की कोशिश करें। अब सपोज आपसे ये सेट दिया जाएगा कि ये एक सेट है, इसके पावर सेट किस तरह बनेगी। आपके पास एग्जांपल डिफरेंट गिवन हो तो आप याद रखेंगे पहले तो ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स, हर एलिमेंट डिफरेंट ब्रैकेट। तो पहला सेट बनता है खाली। आप खाली सेट को इस तरह ज़ाहिर करें या फिर आप देखें इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं, बात समझ में आ रही। दूसरा आप एलिमेंट को 1 बाय 1 रखें, 1 फिर 2 सीरीज़ वाइज। अब देखिए आपके पास सबसे पहले आपके पास कौन सा सेट आएगा, एम्प्टी सेट यानी खाली सेट आएगा। उसके बाद देखिए जितने एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट को आप रखते जाएंगे, वो हर एलिमेंट को सेपरेट करेंगे कॉमा के थ्रू। 1 आ गया, कॉमा 2 अब आ गया। अब इसके बाद अगर 3 होता तो कॉमा 3 रखते, फिर 4 होता तो कॉमा 4 रखते। अब इसके बाद आप देखिए एक सीरीज़ होगी, पहला सीरीज़ 1 में चलेगी, दूसरा सीरीज़ 2 की फॉर्म में चलेगी। अब देखिए 1 उसके बाद 2 की सीरीज़ में चलाएँ तो 1 कॉमा 2। अब देखिए इसके आगे नहीं बन रहे क्योंकि 1 के और 2 के उसके बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब देखिए कितने सेट बन गए, 1 2 3 4 4, ये तीनों प्रॉपर सबसेट हैं। ये चौथा जो है 1, 2 सेम एग्जैक्टली बना, ये कौन सा सेट बना, इसका इम्प्रॉपर सबसेट बना। बात समझ में आ रही है। यानी आपसे पूछा जाए कि इसके कितने प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट बनेंगे या पावर सेट को बनाने का तरीका क्या है। अब मान लें कोई एक और एग्जाम्पल मैं उठा लूँ आपके लिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए कर दूँ। अब मान लें एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 2 और 3, 2 पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए 3 एलिमेंट्स, इसका मतलब 3 क्यूब। अब 3 क्यूब बराबर है किसके, 8 की। अब इसका मतलब है ये इस सेट के कितने टोटल एलिमेंट्स बनेंगे, 8। अब मान लें पहला एलिमेंट आपके पास नल सेट बनेगा, दूसरा 1, देखिए तीसरा 2, चौथा 3। अब देखिए 1 ख़त्म हो गया, अब क्या होगा, अब आप 2 की फॉर्म में रखेंगे। अब क्या होगा 1 कामा 2, अब उसके बाद 1 को 3 के साथ रखेंगे, 1 कामा 3। अब 1 को 1 के साथ 2 के साथ भी रख दिया, 3 के साथ भी रख दिया। अब क्या करेंगे आप, 1 को 3 के, अब 2 को 3 के साथ आपको रखना पड़ेगा, 1 और 3। अब 2 के बाद आगे कोई नहीं है, 3 को हम आगे किसी के साथ नहीं रख सकते, तो लास्ट सेट क्या बनेगा 1 कामा 2 कामा 3। देखिए क्या कामा 3। अब कितने सेट बन गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो सेट बने हैं ये सारे प्रॉपर हैं, ये आखिरी जो सेट बना है वो इम्प्रॉपर सबसेट बना है। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये तो कुछ टाइप्स थे, इसके अलावा कुछ एडिशन टाइप में आपको बता चुका हूँ, जैसे सुपर सेट है वहाँ पर हो चुका था। इसके अलावा 2 और टाइप्स हैं सेट के, एक होता है डिसजॉइंट सेट। देखिए बात समझ में आ रही, डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट्स एक होता है डिसजॉइंट सेट, दूसरा होता है ओवरलैपिंग सेट। क्या, ओवरलैपिंग सेट्स। एक होता है डिसजॉइंट सेट, दूसरा ओवरलैपिंग सेट। सपोज हम एग्जांपल उठा लें, सेट ए बराबर है 1 2 और बी बराबर है 4 और 5। अब देखिए डिसजॉइंट सेट का मतलब है अगेन 2 सेट, चाहे डिसजॉइंट सेट पूछा जा रहा हो या ओवरलैपिंग पूछा जा रहा हो। अगेन आपसे एक बात पूछी जाएगी, याद रखें
अगर डिसजॉइंट सेट पूछा जा रहा है या ओवरलैपिंग पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंपेयर करें। अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स अनकॉमन है, यानी सिंपल डेफिनेशन क्या बन जाएगी, टू सेट्स इट इज़ दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। अगर दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, कॉमन एलिमेंट का मतलब है दोनों सेट के एलिमेंट बिल्कुल एक दूसरे से डिफर हो, इसमें 1 हो उसमें 2 3 4 5, यानी दोनों के एलिमेंट अगर डिफरेंट हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स अनकॉमन हो। अब ओवरलैपिंग का मतलब है उसमें एक न एक कॉमन हो। इसका मतलब सपोज एक सेट मान लें 1, 2 और हम दूसरा सेट मान लें 2, 3। अब देखिए ये हमारे पास कौन सा सेट बनेगा, ये ओवरलैपिंग बनेगा। ओवरलैपिंग क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट 2 ऐसा है जो ओवरलैप कर रहा है दोनों में, दैट इज़ द ओवरलैपिंग सेट बनेगा, क्योंकि एक एलिमेंट्स में कॉमन है। अब एक कॉमन हो, 2 हो, 3 हो, डजेंट मैटर, चाहे इसके अलावा देखिए एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं, डजेंट मैटर, मगर देखिए कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट उसमें ओवरलैप करे तो वो ओवरलैपिंग बनेगा। अब देखिए अब आगे मूव करें ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो कुछ बेसिक्स ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस वो आपके पास ऊपर लेवल पर आता है 10th क्लास में। अब यूनियन क्या होता है, अब देखिए यूनियन की सिंबल कौन सी है, ये यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट को तरतीब के साथ आपको रखना है और दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिलाकर रखना है। मतलब अब मान लें ए बराबर 1, 2, बी बराबर 2, 3, तरतीब के साथ। और याद रखें वी नो दैट सेट में रिपीटिशन नहीं होती, यानी रिपीटिशन का मतलब है एक एलिमेंट बार बार नहीं आता। अब तरतीब का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटा बड़ा फिर बड़ा 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 इस तरह। अब मान लें आपके पास सेट ये गिवन है ए, ये गिवन है बी, इसका आपके पास यूनियन मालूम करना है। तो मालूम करने का तरीका ए यूनियन बी बराबर है। अब देखिए सपोज यही सवाल एमसीक्यूज में आ जाए, सेट ए बराबर है 1 और 2 के, सपोज ऑल एलिमेंट्स इन बी आर बोथ एग्जाम्पल, सपोज ए बराबर है 1 और 2, बी बराबर है 2, 3, देन ए यूनियन बी विल इक्वल्स टू, अब ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, आप ज़हन में रखिए, यूनियन का मतलब होता है सर दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन हो। दोनों सेट्स के एलिमेंट को आपको तरतीब के साथ मिला कर रखना है। अब देखिए तरतीब के साथ मिला कर रखना है, 1 बन जाएगा, फिर 2, अब 2 दोनों में, तो आपको ज़हन में सवाल होगा 2 इसका लिए या इसके, 2 देखिए कॉमन आएगा, क्यों, क्योंकि इस सेट में रिपीटेशन नहीं होती। उसके बाद 3, अब देखिए 1 और 3 हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 3 यूनियन भी बराबर 1 और 3 की। अब आ जाए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की देखिए साइन क्या है, अपोजिट है बिल्कुल यूनियन के। अब यूनियन इस तरह लिखते हैं, हम इंटरसेक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब है एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ सेट्स। अब देखें सर आंसर वो बनेगा जब हमारे पास 2 सेट्स गिवन हो और दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स निकल रहे हैं वो इंटरसेक्शन सेट कहलाएंगे। सपोज़ आप मान लें आपके पास कोई 2 ऐसे सेट आ चुके हैं, जिस सपोज़ मान लें सेट ए बराबर है 1 और 2, बी बराबर है 3 और 4। उसके बाद देखिए इंटरसेक्शन उसका क्या बनेगा, यूनियन तो उसका बन जाएगा। इंटरसेक्शन क्या बनेगा, अगर देखिए किस दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं निकल रहा, एक भी एलिमेंट आपके पास कॉमन नहीं निकल रहा, तो आपके पास जो सेट क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, एम्प्टी सेट होगा या नल सेट है जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए बराबर 1 और 2, बी बराबर 2, 3। अब देखिए कॉमन कौन सा निकल रहा है, सिर्फ 2। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन देखिए 2। और याद रखें एज एन कंडीशन तौर, देखिए आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखें कंडीशन तौर में आपको समझाता चलूँ कि कंडीशन तौर ए यूनियन बी आल्सो बराबर होता है बी यूनियन ए के, और आल्सो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, बात समझ में आ रही। ए यूनियन बी आल्सो बराबर होगा बी यूनियन ए की, ए इंटरसेक्शन बी आल्सो बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए की। इनमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में आपको यूनियन में आप देखें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ ही रखेंगे, चाहे आप ए सेट पहले ले लें या बी ले लें। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन ही उठाएंगे, चाहे पहले एक सेट ए लिख लें चाहे पहले बी लिख लें, डजेंट मैटर। अब ये आपस में बराबर होते हैं। अब आ जाएँ देखें डिफरेंस। और डिफरेंस थोड़ा डिफरेंट है। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अब देखें जैसे मैंने कहा ए यूनियन बी बराबर आता है बी यूनियन ए के, इंटरसेक्शन बी बराबर है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के, मगर ए डिफरेंस बी कभी भी बराबर नहीं होता बी इंटरसेक्शन ए के, बराबर नहीं हो सकता। ये उसकी वजह है, उसकी क्या वजह है वो समझ लेंगे। डिफरेंस का मतलब है एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। अब डिफरेंस का मतलब है जो एलिमेंट्स ए में और बी में ना हो। अब सबसे पहले डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो डिफरेंस में आप करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे दोनों सेट में। सपोज सेट ये ए है, सेट बी है, सिंबल कौन सी है आपके पास, देखिए ये सेट डिफरेंस की सिंबल ये है आपके पास, ये डिफरेंस की सिंबल है आपके पास। अब सबसे पहले कॉमन एलिमेंट को रिमूव करेंगे। कॉमन कौन सा है, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, आपने रिमूव कर दिया। अब जो सेट पहले लिखा हुआ है ना, उसमें जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपके पास आंसर बनेगा, दूसरे एलिमेंट में नहीं। अगर सपोज़ आपके पास कोई कंडीशन ऐसा बन रहा है
के दो सेट आपके पास गिद्दे हुए हैं और जो कैंसिल एलिमेंट हो रहे हैं दोनों सेट के कैंसिल हो रहे हैं, तो पहले सेट में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा, मगर दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट्स बच रहे हैं। तो याद रखें आपके पास जो आंसर बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा या नल सेट यानी वॉइड सेट बनेगा, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है सबसे पहले तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर दें, उसके बाद इन दी एंड जो पहले सेट में एलिमेंट बच जाएँ, जो एलिमेंट पहले सेट में बच जाए वही हमारे पास आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 बच रहा है, मगर 4 को हम इग्नोर कर देंगे। अब देखिए 1 और 3 हमारे पास बच रहा है पहले सेट में, इसका मतलब ए डिफरेंस बी बराबर होगा 1 और 3। अगर यहीं पर देखिए हम बी डिफरेंस ए मालूम करते हैं तो बी डिफरेंस ए हमारे पास किसके बराबर हो जाता, वो होता है तो वो के बराबर हो जाता 4 की। अब देखिए ये 1 और 3 ये 4 आ रहा है, इसका मतलब देखिए ये कॉमन बराबर नहीं हो सकती, इक्वल कभी भी नहीं हो सकती। अब बचे कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए आप याद रखें, कॉम्प्लीमेंट को मालूम करने के लिए फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? कॉम्प्लीमेंट जो है ना, ये इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल डिफरेंस। अगर सेट ए है तो सेट ए, और सपोज यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट होता है तो यू डिफरेंस बी। कॉमन ये फार्मूला है, देखिए कौन सा, यू डिफरेंस का। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है देखिए यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस फाइंड आउट करें सेम, यानी सपोज आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 और 3 के, ए गिवन है सपोज 1। अगर ए कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट किसका, यू डिफरेंस ए। अब यू डिफरेंस ए के डिफरेंस का मतलब कॉमन, अब 1 1 कैंसिल करते हैं, जो यूनिवर्सल सेट पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जो यूनिवर्सल सेट में बन जाए वही कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा किसके, 2 और 3 के, ये आंसर बन जाएगा। देखिए एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए में। अब देखिए वही बात यहाँ पर हो रही है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे चुका हूँ। अब कॉम्प्लीमेंट का भी मतलब होता है डिफरेंस, मतलब डिफरेंस, बट यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ से, यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट से आपको डिफरेंस फाइंड करना है, यानी पहले कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट के रिमूव करने हैं, उसके बाद जो देखिए एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में बच जाएंगे वो आपके पास आंसर बन जाएगा। अगर देखिए फार्मूला कौन सा है, यूनिवर्सल डिफरेंस का। अगर सेट ए तो यूनिवर्सल डिफरेंस ए, बी है तो बी यूनिवर्सल डिफरेंस बी, सी कॉम्प्लीमेंट है तो सी यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सी। बात समझ में आ रही है? आप कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखें, एन इंटू ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए और प्लस एन ए, या फिर माइनस एन इंटरस ए, देखिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों सेम कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स विद एन एन 2 एन, देखिए सबसेट को फाइंड आउट करने के लिए या प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट को फाइंड आउट करने के लिए या फिर पावर सेट को फाइंड करने के लिए फार्मूला 2 पावर एन का, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अब देखिए 2 पावर एन का मतलब होता है इसमें कितने एलिमेंट्स बनेंगे। अब देखिए इन दी एंड वेन डायग्राम की बात होगी, और वेन डायग्राम की मैं बिल्कुल आपको क्विक रिव्यू दे दूं। वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम होता है क्या। अब देखिए एमसीक्यूज़ के लिहाज से वेन डायग्राम का क्वेश्चन बहुत बार देखा जा चुका है टेस्ट। तो टेस्ट में किस तरह देखा जा सकता है, वो तो पूछे ही जा रहा है। जो वेन डायग्राम होता है ना, वेन डायग्राम का जो देखिए शेप होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखें वेन डायग्राम आपके पास रेक्टेंगल शेप में आता है। अब देखिए वेन डायग्राम का मतलब होता है, वेन डायग्राम के जरिए हम यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट सारे मालूम करने। अब वेन डायग्राम किस तरह बनेगा, देखिए आप मान लीजिए एक रेक्टेंगल शेप, ये आपके पास मान लें ये वेन डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास सेट आएंगे, सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर वो डिसजॉइंट हुई तो इस तरह लिखे जाएंगे। अगर कोई भी सेट उसमें ओवरलैप कर रहा हो, ओवरलैप का मतलब है कोई भी चीज़ एक कॉमन है तो वो इस तरह लिखे जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर सपोज 2 कॉमन में ओवरलैप कर रहा है, तो दैट इज़ द, देखिए डिसजॉइंट, देखिए ये क्या है, वेन डायग्राम की आपके पास डायग्राम है। वेन डायग्राम रेक्टेंगल शेप में ये होती है, याद रखें। वेन डायग्राम्स आर यूज्ड टू विजुअली रिप्रेजेंट सेट्स यूजिंग सर्कल्स। देख सर्कल का मतलब होता है जैसे मैंने बनाया ना, ई सर्कल इज अ सेट, ओवरलैपिंग पार्ट, कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन, टोटल एरिया इज कवर्ड। सो यूनियन हो जाता है आउटसाइड द सर्कल्स, एलिमेंट्स नॉट इन द सेट्स। अब देखिए इसका मतलब है, अब मान लें ये आपके पास सेट है, ठीक है, वेन डायग्राम का। अगर ओवरलैप करेंगी तो इस तरह बनेगी, अगर ओवरलैप नहीं करेंगी तो देखिए किस तरह बनेगी, आपके पास डिसजॉइंट इस तरह बनेगी। अब देखिए ये सपोज सेट ए मान लें, ये बी, इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है, ये ए बी। अब बाहर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट आता है, इसके बाहर का जो पूरा एरिया है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। सो अब चलिए अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स में आपको बहुत ही आसान तरीका। अब कहा जा रहा है पावर सेट, अब इसकी पावर सेट क्या बनेगी। अब देखिए पावर सेट का मतलब है, देखिए सेम अगेन वहीं पूछा जा रहा है ना। अब 2 एलिमेंट्स गिवन है, आपने 2 पावर एन का फार्मूला अप्लाई कर दिया, 2 की जगह 2 अपने 4 दे, इसका मतलब 4 एलिमेंट्स बनेंगे। पहले एक्स का एम्प्टी बनेगा, उसके बाद एक्स का, फिर वाई का, फिर एक्स वाई का बनेगा 4 एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सपोज यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स गिवन हो, कंडीशन द कॉमन एलिमेंट्स लेंगे हम, कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी के।
अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट, इसमें अब देखिए एक चीज़ और पूछी जाती है, द नंबर ऑफ सबसेट्स। एक सेट गिवन होगा, सपोज एक्स वाई जी कोई भी रैंडम सेट गिवन है, आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा जा रहा कि वो उसके, देखो ऊपर जो पहले एक सवाल में पूछा जाएगा कि उसके पावर सेट कौन से, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे। तो याद रखिए फार्मूला कॉमन है 2 पावर n का। अब देखिए यहाँ पर एक सेट ऐसा है जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, यानी 2 पावर n में 2 क्यूब ऐड कर दें, 2 क्यूब किसके बराबर होता है 8 के, यानी इसमें टोटल कितने सेट बनेंगे 8 बनेंगे। बात समझ में आ रही। सो चलिए मूव करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस भी गिवन है, मगर विद इन आंसर मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। देखिए आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट हो आप अगेन रीचेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। इसमें कौन सा एम्प्टी सेट का सिंबल, अब देखिए यहाँ पर गिवन है, बहुत ही आसान सवाल है, ये आंसर गिवन है। अब दूसरा क्वेश्चन है, पावर सेट ऑफ एक्स वाई जी हाउ मेनी एलिमेंट्स। अब इसमें देखिए एलिमेंट्स कितने हैं, इसका मतलब 2 पावर n का फार्मूला आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 विच इज़ नॉट अ सबसेट। अब इसका कौन सा सबसेट नहीं है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का पूछा है, ए यूनियन बी का मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ मिलाकर रखना। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज अ सिंगल टून सेट। सिंगल टून सेट कौन सा बनेगा, वो मतलब जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बराबर है 2 4 का है, हाउ मेनी प्रॉपर सब। इसके प्रॉपर सबसेट कैसे बनेंगे। अब देखिए ऊपर जैसे मैंने पहले बताया था ना कि एक सेट है, उसमें आपको मालूम करने के लिए, जैसे ऊपर देखिए उन्होंने बताया ना कि 2 पावर n का फार्मूला अप्लाई कर दिए, जितने सेट बन रहे हैं उसमें से एक काट दें तो वो आपके पास लास्ट एक जो बनेगा वो इम्प्रॉपर बनेगा, बाकी उसके इतने प्रॉपर सेट बनेंगे। विच सेट इज़ इनफाइनाइट। इसमें से कौन सा इनफाइनाइट सेट है, ऐसा सेट जिसे हम काउंट ना कर सकें। ए इंटरसेक्शन भी बराबर नल सेट, इसका मतलब क्या होगा, वो कौन सा सेट कहलाएगा। अभी देखिए ऊपर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ओनली इवन, बल्कि सारे एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 10, तो ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, एम्प्टी होगा, जैसे इनफाइनाइट सेट बनेगा क्योंकि इसे हम काउंट कर सकते हैं। सो देखिए दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। So now we are going to closing statement. So thank you for watching. This was a complete lecture on the sets for GST preparation IBS Sky based on the textbook board. Practice these concepts, especially operations and formulas, and stay connected with the curiosity for more lectures. Pakistan Zindabad. So देखिए ये complete lecture था आपके पास on the sets. आई नो देखिए ये लेक्चर थोड़ा बहुत लेंदी हो चुका है, देखिए 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हो चुका है, मगर याद रखें जितना देखें जितने इसमें चीज़ें आ सकती थी हमने पूरी कोशिश की है कि आपको A to Z सारी चीज़ें समझाई जाएं। मतलब कि ऐसा ना हो कि इस लेक्चर को सुनने के बाद भी आपको कहीं और पर भी सेट को सर्च करने की ज़रूरत पड़े, यानी आप कहीं और पर भी सेट को सीखें, मगर इसका मतलब ये फाइनल लास्ट और फाइनल डेस्टिनेशन आपके लिए होना चाहिए। और हर लेक्चर में हमारे पास कॉन्सेप्ट यही है, हमारा मकसद यही है कि जो लेक्चर हम अपलोड करें वो देखिए ऐसे लेक्चर्स होने चाहिए ताकि आपको आगे कहीं और देखें किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सारी चीज़ों आपको हम यहीं पर समझा दें। सो ये कंप्लीट लेक्चर था। देखिए सेट्स के बारे में A to Z टेस्ट में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, किस तरह आएंगी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ से आपके पास क्वेश्चन टेस्ट में उठाए जाएंगे, और सोच आप जितना हो सके आप इसका प्रैक्टिस करें, इसको समझने की कोशिश करें। और इसके अलावा भी देखें अगर आपने IB मेट्रिकुलेशन की जो कैटेगरी है उसमें टेस्ट में अप्लाई किया हुआ है तो ये जितने भी सीरीज़ है हमारे पास लेक्चर हमने GST सीरीज़ बनाए हुए सारे आपके पास IB में मेट्रिकुलेशन कैटेगरी में भी हेल्प करने वाली हैं। उसकी वजह यह है कि एग्जैक्टली आप माने 80-90% यही मैथ्स आपके पास हो आएगा। और इसके अलावा जैसे ही पेपर होगा हम पेपर का सॉल्यूशन भी आपके पास वो शेयर करेंगे, और GST तो 100% आपके पास यहीं से ही आएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सो अगेन आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल क्यूरियोसिटी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करके देखें, अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स लाजमी करें। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।